ओके, नेक्स्ट शोल्डर का एक्सरसाइज एंटीरियर डेल्टॉइड का एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिलिट्री प्रेस। जब अपन बारबेल के साथ में करते हैं ना, तब इसको बोलते हैं मिलिट्री प्रेस। लेकिन जब अपन दो सेपरेट डंबल के साथ में ये करते हैं, तो इसको बोलते हैं डंबल ओवरहेड शोल्डर प्रेस। तो शोल्डर प्रेस या मिलिट्री प्रेस दोनों इंटरचेंजेबली यू कैन यूज दोज वर्ड्स, बट द रियल मीनिंग आई एम टेलिंग यू, डंबल के साथ में करोगे दो, तो शोल्डर का ओवरहेड प्रेस, और बारबेल के साथ में करोगे तो मिलिट्री प्रेस, क्योंकि मिलिट्री में गन पकड़ के पनिशमेंट होता है, so that's a bilateral movement, no? So this is a bilateral movement, we will call it as military press. अच्छा, नेक्स्ट ये कौन सा मशीन मैंने बोला था, स्क्वाट रैक। हम स्क्वाट रैक में मिलिट्री प्रेस जनरली करते हैं, रूल नहीं है ऐसा कुछ, स्क्वाट रैक में अपन करते हैं। इसमें मैंने बताया था कोई भी एक्सरसाइज करो, बारबेल कहाँ अरेंज करना है, चेस्ट के शोल्डर जॉइंट के जस्ट 2 इंच नीचे अरेंज करना है। तो मेरे लिए इस लेवल पे होगा, बराबर। मैंने ग्रिप डिस्टेंस किस तरह से लेने के लिए बोला था, याद है? ये जो रिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन रिंग्स पे अपना लिटिल फिंगर रखना है और सिर्फ एक लंच करके देखना है कि दोनों फोर आर्म्स 90 डिग्रीज आ रहे हैं कि नहीं। अब मेरे केस में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा और पास में करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस चेक करके देखो कि दोनों फोर आर्म जमीन से 90 डिग्रीज है कि नहीं। आ गए 90 डिग्रीज, मतलब मेरे केस में ये ग्रिप डिस्टेंस है। ग्रिप डिस्टेंस आपने ले लिया, इसके बाद चेस्ट पे बार लोड करना है और पीछे आके स्टैंस लेना है। स्टैंस कितना रहेगा, जितना शोल्डर है उतना स्टैंस रहेगा। अब ये जो बार है ये बहुत बड़ा ओलंपिक बार है, इतना बड़ा बार हम मिलिट्री प्रेस के लिए जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, मिरर में देखो, यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ स्टार्ट होगा जहाँ दोनों फोरआर्म जमीन से 90 डिग्रीज में है और बार चिन के नीचे है, और यहाँ एंड पॉइंट है। यहाँ पे ब्रीथ इन, यहाँ पे ब्रीथ आउट। आदर्श एक मिनट पॉज करो। ओके, सो ग्रिप डिस्टेंस वापस एक बार देखो। एक अंदाजा स्टैंस, सॉरी अंदाजा ग्रिप डिस्टेंस लेना है और बस नीचे लंच करके देखना है कि दोनों फोर आर्म्स 90 डिग्रीज आ रहे हैं कि नहीं। मेरे केस में एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहे हैं, देखो। बार लोड करना है, पीछे आना है, स्टैंस शोल्डर विद डिस्टेंस, एल्बोज देखो मेरे, एल्बोज ये स्टार्ट पॉइंट नहीं रहेगा। आदर्श थोड़ा साइड में आ जाओ, मिरर का व्यू लो, मिरर का व्यू, मिरर में मुझे रिकॉर्ड करो। ये स्टार्ट पॉइंट नहीं रहेगा, ये रहेगा। देखो दोनों बार, सॉरी दोनों हाथ, दोनों फोरआर्म्स जमीन से 90 डिग्रीज है और बार चिन के नीचे है, तो यहाँ स्टार्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रेट लाइन में ऊपर। यहाँ ब्रीद आउट होगा। अगर हेवी वेट है तो हम एल्बोज लॉकआउट नहीं करते, एल्बोज हम स्लाइटली बेंड करते हैं, है ना। व्रिस्ट हमेशा, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में व्रिस्ट हमेशा न्यूट्रल रहेगा, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा 10-20% व्रिस्ट बेंड होता है, which is fine for heavy weight. So this is breathe in, this is breathe out, this is breathe in. नोटिस करो मेरा नेक इन्वॉल्व हो रहा है। मैं जब नीचे रहता हूँ तो नेक पीछे है और ऊपर जाता हूँ तो नेक आगे हो जाता है। ये प्रॉब्लम निकालने के लिए हम और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ देखो साइड से। ये प्रॉब्लम निकालने के लिए हम बार थोड़ा सा आगे पकड़ सकते हैं, ऐसे। ब्रीथ इन आउट, सॉरी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। क्लियर? पॉज करो। आणि जर हा स्टार्ट पॉइंट असला तो कसला स्टार्ट पॉइंट असेल? रेंज ऑफ मोशन कम होगा सर जिम मध्ये, मतलब यहाँ से ऐसा सिर्फ, तो डंबल लेके वो हाफ रेंज ऑफ मोशन हो गया। पंपिंग के लिए बॉडी बिल्डर्स काफी बार करते हैं। आप ऐसा बोल रहे हो ना, यहाँ से शुरू करते हैं और सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका जो ग्रिप बार है ना, वो चिन के नीचे चाहिए, ये स्टार्ट पॉइंट रहेगा। तब जाके शोल्डर की तरफ देखो, तब जाके शोल्डर अपना फुल रेंज ऑफ मोशन। आपने अगर यहीं से शुरू कर दिया तो शोल्डर हाफ रेंज ऑफ मोशन कर रहा है, एंटीरियर डेल्टॉइड पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। हाफ रेंज ऑफ मोशन जनरल पॉपुलेशन के लिए रेकमेंडेड नहीं होता, जनरली
रेकमेंडेड नहीं होता। अपन जनरल पॉपुलेशन में क्या देखते हैं, फिटनेस देखते हैं लोगों का, पंपिंग या एस्थेटिक्स, ठीक है एस्थेटिक्स को इम्पोर्टेंस है बट फिटनेस को प्राइमरी इम्पोर्टेंस हम जनरली देते हैं। सो हाफ रेंज ऑफ मोशन जनरल पॉपुलेशन के लिए आई डोंट सपोर्ट दैट आइडिया, ठीक है क्लियर। अब देखो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट क्या एक्शन कर रहा है मुझे बताओ मिलिट्री प्रेस में, ये बहुत ट्रिकी है, सबको जो लगता है वो नहीं है एक्चुअली। मुझे बताओ मेरे शोल्डर जॉइंट को ठीक से देखो, साइड से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोटिस करो मैंने शोल्डर यहाँ नहीं रखे हुए, यहाँ नहीं है, मैंने यहाँ रखे हुए और मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ। शोल्डर का क्या एक्शन हो रहा है, शोल्डर का क्या एक्शन हो रहा है, शोल्डर फ्लेक्शन हो रहा है। इसमें दिखने को दिख रहा है अपने को कि शोल्डर मिड लाइन से शोल्डर एब्डक्शन नहीं हो रहा है, शोल्डर फ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि शोल्डर कोरोनल प्लेन में नहीं है, शोल्डर थोड़े से सजाइटल प्लेन में ही है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो यू आर टेक्निकली यू आर डूइंग अ कंपाउंड वर्जन ऑफ फ्रंट रेजेस। सो फ्रंट रेज को अगर मैं कंपाउंड बना दूं तो वो मिलिट्री रेजेस रहता है, इसीलिए मिलिट्री प्रेस का प्राइमरी मसल कौन है, एंटीरियर डेल्टॉइड। ये कोरोनल का होता तो फिर लैटरल डेल्टॉइड इसका प्राइमरी बन जाता है, फिर लैटरल डेल्टॉइड नहीं है, एंटीरियर डेल्टॉइड है। इसका मतलब शोल्डर का एक्शन क्या हो रहा है, शोल्डर फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। शोल्डर फ्लेक्शन के साथ साथ मैं एल्बो का क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ। मतलब सेकेंडरी कौन रहेगा, ट्राइसेप्स, क्योंकि ट्राइसेप एल्बो एक्सटेंशन कर रहा है, बराबर। एंटेगोनिस्ट कौन रहेगा, किसका लेंथ बढ़ रहा है, लैटिसिमस डॉर्सी का लेंथ बढ़ रहा है, बाइसेप का भी लेंथ बढ़ रहा है, ये हो गया एंटेगोनिस्ट। स्टेबलाइजर व्रिस्ट मूव नहीं होना चाहिए मैंने बोला, तो स्टेबलाइजर फोरआर्म्स हो गए। रोटेटर कफ भी इसमें स्टेबलाइजर है क्योंकि अगर आपने हेवी वेट लिया और आपने जर्क दिया तो रोटेटर कफ कैन बेयर द टेंशन। ऑब्वियसली कोर इरेक्टर स्पाइनी स्टेबलाइजर होंगे बट यहाँ पे मेन स्टेबलाइजर्स अपर बैक के रहेंगे। कि आप नोटिस करो जब यहाँ वेट होता है तो यहाँ पे अभी भी करके देख सकते हो, ऐसे करो हाथ और एकदम से नीचे ऐसे हाथ ले लो, आप नोटिस करोगे कि यहाँ के मसल सारे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। सो अपर बैक के मसल्स ट्रेपेजियस, rhomboids, देन योर अपर ये इरेक्टर स्पाइनी, ये सब स्टेबलाइजर्स होंगे। कोर भी एक हद तक, बिकॉज अनसपोर्टेड एक्सरसाइज है, कोर भी इसमें स्टेबलाइजर रहेगा। क्लियर? क्लासिफिकेशन क्या है, ये सपोर्टेड अनसपोर्टेड दोनों में, यहाँ बेंच लेके सपोर्टेड भी कर सकता हूँ, सपोर्टेड अनसपोर्टेड दोनों तरीके से होगा। ये बायलैटरल, यूनिलैटरल, आइसोलैटरल तीनों तरीके से हो सकता है। दो डंबल के साथ भी, अभी नेक्स्ट में दिखाऊंगा, दो डंबल के साथ भी हम कर सकते हैं, एक डंबल के साथ भी कर सकते हैं। ये पुश, टिपिकल पुश मूव, ओवरहेड पुश मूवमेंट है, ओपन चेन मूवमेंट, बॉडी फिक्स है, लिम्स आर मूविंग। कंपाउंड मूवमेंट क्योंकि शोल्डर फ्लेक्शन कर रहा है, एल्बो एक्सटेंशन कर रहा है, इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट and it is a typical straight line movement। straight line में ऊपर, straight line में नीचे, हम इसको टेढ़ा नहीं करते है ना, टेढ़ा करना भी नहीं चाहिए। so elbow will be exactly under the bar always when you do this। clear? mistakes, jerk देना is a mistake in this exercise। कुछ लोग बैक पे लोड आते हैं, हाँ जर्क की मूवमेंट, इसमें एक ही एक्चुअली मिस्टेक है, जर्क की मूवमेंट नहीं करना। बहुत लोग वही बोलते हैं कि बैक पे पेन हो रहा है, बैक पे लोड आ रहा है पूरा। हाँ, और जो शुरुआत में मैंने बार का एडजस्टमेंट बोला कि आपके, वापस एक बार निकालो, आदर्श थोड़ा क्लोज आ जाओ, क्लोज ले लो, एकदम क्लोज। जो शुरुआत में मैंने बताया था, ये गलत नहीं, ये सेटिंग गलत नहीं होना चाहिए ग्रिप का। अंदाजा ग्रिप डिस्टेंस लेना है, लंच करके देखना है कि दोनों फोर आर्म्स लगभग 90 डिग्रीज, फोर आर्म्स जमीन से 90 डिग्रीज है कि नहीं, ये चेक करना है। कर लिया चेक, और फिर बार लोड करके यहाँ आना, नेक इन्वॉल्व ना हो इसीलिए हम बार को थोड़ा सा आगे रखते हैं। यहाँ ब्रीथ इन, देखो ये स्टार्ट पॉइंट नहीं है, ये स्टार्ट पॉइंट है, चिन के नीचे बार, फोर आर्म परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, और ये एंड पॉइंट है। नीज कैसे रखे हैं मैंने, बैक पे लोड, बिल्कुल आप बोल रहे थे ना बैक पे लोड आता है, बैक पे लोड ना आने के लिए
नीज सॉफ्ट रखते हैं ताकि नीज शॉक एब्जॉर्प्शन के जैसा काम करेगा. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. क्लियर? एनी डाउट्स? मिलिट्री प्रेस पॉज करो. अच्छा, सो आपका क्वेश्चन है कि बारबेल मिलिट्री प्रेस को हम पीछे से हाँ करें तो उसका क्या साइंस है उसके पीछे. सो इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ ऐसे रेजिस्ट करना. ठीक है, मैंने क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन किया था कि मिलिट्री प्रेस अगर आप आगे से करो तो इस तरह से पुश करना, आगे से पुश करना, ये कौन से टाइप की मूवमेंट है? फंक्शनल मूवमेंट है. हम रियल लाइफ में कभी भी अगर कोई चीज आपके ऊपर गिरती है तो आप उसको ऐसे नहीं रोकते, आप उसको ऐसे रोकते हो. बराबर? सो ये आगे से मिलिट्री प्रेस करना ये फंक्शनल है और पीछे से मिलिट्री प्रेस करना ये नॉन फंक्शनल है. हम रियल लाइफ में ऐसा जनरली नहीं करते. ये पहली चीज. दूसरी चीज, नॉन फंक्शनल मूवमेंट मतलब ये वाली मूवमेंट अगर आप बार बार करते रहोगे या कोई भी नॉन फंक्शनल मूवमेंट आप बार बार करते रहोगे तो कौन से ना कौन से जॉइंट पे या कनेक्टिव टिश्यू, इंजरी नहीं, जॉइंट पे या कनेक्टिव टिश्यू पे रिपीटेड क्या आएगा? रिपीटेड स्ट्रेस आएगा. इस स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं? रिकरेंट स्ट्रेस इंजरी. अब इस केस में क्या होगा देखो, आप जैसे ही बार पीछे लोगे और फिर ये करोगे, यहाँ पे आपका एक बोन होता है. इस बोन को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन. एक्रोमियन. एक्रोमियन बोन. एक्रोमियन बोन के नीचे एक वैक्यूम स्पेस होता है. उस वैक्यूम स्पेस को क्या बोलते हैं? बर्सा. अपन ने जॉइंट के डायग्राम में ड्रॉ किया था, बर्सा. तो अगर आपने ये एक्सरसाइज, ठीक है एक आध बार कभी कभार एडवांस क्लाइंट ने कर लिया तो कुछ होता नहीं है, बट अगर आपने बहुत टाइम के लिए मीजोसाइकिल 1, मीजोसाइकिल 2, मीजोसाइकिल 3 अब कंटिन्यूसली इसको 12, 15, 20 हफ्तों के लिए कंटिन्यूसली अगर करोगे तो यहाँ पे बर्निंग होना, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, इट इज एन एक्सरसाइज व्हिच कैन डू गुड टू यू इफ डन इन लिमिट्स. इफ यू क्रॉस दैट लिमिट इट विल डू हार्म टू यू. क्लियर? तो फिर किसने करना है ये बिहाइंड द बैक मिलिट्री प्रेस? बिगिनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. एडवांस में भी कौन? ऐसे लोग जिनके शोल्डर में अच्छा खासा स्ट्रेंथ, सालों साल वर्कआउट करने के बाद अच्छा स्ट्रेंथ उन्होंने अचीव किया है, साइज एंड स्ट्रेंथ, वो लोग 2-3 महीने के फेज में कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल. सेम मिलिट्री प्रेस का डंबल वर्जन हम कर रहे हैं. इसको बोलते हैं डंबल ओवरहेड प्रेस. तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है. मिलिट्री प्रेस एंड डंबल ओवरहेड प्रेस आर सेम एक्सरसाइज. तो इसमें मुझे बताओ, बारबेल अगर हमने लिया, शोल्डर की तरफ देखो, सिर्फ बारबेल अगर हमने लिया, हम यहाँ शुरू करते हैं और हम यहाँ स्टॉप करते हैं. बराबर? लेकिन डंबल अगर हमने लिया तो हम यहाँ शुरू करते हैं और यहाँ स्टॉप करते हैं. मतलब ज्यादा रेंज ऑफ मोशन किसमें मिलेगा? डंबल ओवरहेड प्रेस में. सो टू बी ऑनेस्ट, बिगिनर के केस में मैं डंबल ओवरहेड प्रेस ज्यादा प्रेफर करूंगा ताकि उसके जॉइंट्स फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करें, है ना? सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम. स्टार्ट पॉइंट मिरर में देखो सब लोग, यहाँ ये स्टार्ट पॉइंट नहीं होगा, ये स्टार्ट पॉइंट होगा जहां दोनों फोरआर्म्स जमीन से 90 डिग्रीज में. डंबल अप्रोक्सीमेटली आपके ईयर, कान के लेवल पे है. ये स्टार्ट पॉइंट रहेगा. लेग्स विल बी सॉफ्ट. आप इसमें स्टैगर्ड स्टैंस भी ले सकते हो, क्रॉस स्टैंस, है ना? यहाँ करना है ब्रीथ इन और यहाँ पे रहेगा ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैंने डीलोड करने के लिए कैसे बोला था? डंबल पास में लेने हैं और नीचे रिलीज करने या व्हाटएवर रख देने हैं. लोडिंग और अनलोडिंग डंबल का हम लोग सीख चुके हैं. क्लियर? इसमें भी सेम प्राइमरी सेकेंडरीज आर गोइंग टू बी सेम लाइक बारबेल मिलिट्री प्रेस. प्राइमरी इज एंटीरियर डेल्टॉइड, सेकेंडरीज वापस प्राइमरी कौन है इसमें? एंटीरियर डेल्टॉइड. ठीक है, अब ये एंटीरियर डेल्टॉइड के बाजू में कौन है?
अपर चेस्ट, क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ये इसमें सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। एंटेगोनिस्ट कौन है, किसका लेंथ बढ़ रहा है, लैट्स एंटेगोनिस्ट है, बाइसेप्स एंटेगोनिस्ट है, फोरआर्म स्टेबलाइजर, कोर स्टेबलाइजर, इरेक्टर स्पाइन स्टेबलाइजर। सिर्फ याद रखो, कॉमन सेंस, मैंने मिरर में देखो, इस एंगल को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और फिर मैंने ये किया तो क्या बन जाता है, इंक्लाइन बेंच का बारबेल प्रेस। सो इंक्लाइन बेंच में और मिलिट्री प्रेस में जस्ट थोड़े से एंगल का डिफरेंस है। इंक्लाइन बेंच में कौन प्राइमरी रहता है, अपर चेस्ट, सेकेंडरी रहता है एंटीरियर डेल्टॉइड, और मिलिट्री प्रेस में एंटीरियर डेल्टॉइड प्राइमरी रहता है और अपर चेस्ट सेकेंडरी रहता है। जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस, क्लियर। मिलिट्री प्रेस और डंबल प्रेस के क्लासिफिकेशन में एक ही पॉइंट का डिफरेंस होगा, कौन सा, मिलिट्री प्रेस बायलैटरल है और डंबल ओवरहेड प्रेस आइसोलैटरल है या यूनिलैटरल है, दैट्स द ओनली डिफरेंस।